अध्याय 19 घरेलू जिन की जासूसी। तो कुल मिलाकर रॉन का यह जन्मदिन अच्छा नहीं रहा, फ्रेड ने कहा। शाम का समय था। अस्पताल में खामोशी छाई हुई थी। खिड़कियों पर पर्दे लगे थे और लैंप जल चुके थे। वहां सिर्फ रॉन ही भर्ती था, जो बिस्तर पर लेटा हुआ था। हैरी, हरमाइनी और जिनी उसके आसपास बैठे थे। उन्होंने पूरे दिन अस्पताल के दरवाजे के बाहर इंतजार किया था और जब भी कोई अंदर बाहर होता था तो वे अंदर झांक कर देखने की कोशिश करते थे। मैडम पॉम्फ्री ने उन्हें 8 बजे ही अंदर आने दिया था। फ्रेड और जॉर्ज 8:10 पर आ गए थे। हमने अपना तोहफा इस तरह देने की कल्पना नहीं की थी, जॉर्ज ने गंभीरता से कहा और रॉन के पलंग के पास वाले कैबिनेट पर एक बड़ा तोहफा रखते हुए जिनी के पास बैठ गया। फ्रेड बोला, हाँ, हमने कल्पना की थी कि वह होश में होगा। हम लोग हॉग्समीड में थे और उसे हैरान करने का इंतजार कर रहे थे, जॉर्ज ने कहा। जिनी ने सिर उठाकर देखते हुए पूछा, तुम हॉग्समीड में क्यों थे? हम जोगो की जोक शॉप खरीदने के बारे में सोच रहे थे, फ्रेड ने उदासी से कहा। हमारी हॉग्समीड की शाखा। लेकिन इससे तुम्हें क्या फायदा होगा, क्योंकि तुम्हें तो वीकेंड पर हमारा सामान खरीदने की इजाजत ही नहीं है। लेकिन इस वक्त इस बारे में क्यों सोचना? उसने हैरी के पास एक कुर्सी खिसकाई और रॉन के पीले चेहरे को देखा। यह कैसे हुआ हैरी? हैरी ने वह कहानी दोहराई जिसे वो सैकड़ों बार डंबलडोर, मैगोनिकल, मैडम पॉम्फ्री, हर्माइनी और जिनी को सुना चुका था। और फिर मैंने बिजोआ उसके गले के नीचे ठूस दिया, जिससे उसकी सांस थोड़े आराम से चलने लगी। स्लगॉन मदद के लिए भागे। फिर मैगोनिकल और मैडम पॉम्फ्री आ गईं तथा रॉन को यहाँ ले आई। उन्हें लगता है कि यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैडम पॉम्फ्री कहती हैं कि उसे यहाँ पर 1 आध सप्ताह रुकना पड़ेगा। इस दौरान उसे ब्राह्मी का रस पीना पड़ेगा, जॉर्ज ने धीमी आवाज में कहा। ओह, बड़ी अच्छी किस्मत रही कि तुमने बिजुआ के बारे में सोच लिया। अच्छी किस्मत तो यह थी कि कमरे में बिजुआ मिल गया, हैरी ने कहा, जो यह सोच सोचकर ही दहशत में आ रहा था कि अगर उसे वह छोटा पत्थर नहीं मिलता तो क्या होता। हरमाइनी ने धीरे से आ भरी। वह पूरे दिन बहुत चुप रही थी। वह सफेद चेहरे के साथ हैरी के पास आई थी जब वह दिन में अस्पताल के बाहर खड़ा था। उसने पूछा था कि क्या हुआ था। उसने हैरी और जिनी की इस लंबी बातचीत में हिस्सा नहीं लिया था कि रॉन को किस तरह जहर दिया गया था, बल्कि उनके पास खड़ी रही थी। उसका जबड़ा भींचा हुआ था और वह डरी हुई दिख रही थी, जब तक कि अंततः उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिल गई। क्या मम्मी डैडी को पता है? फ्रेड ने जिनी से पूछा। वे 1 घंटे पहले आकर उसे देख गए हैं। वे इस समय डंबलडोर के ऑफिस में हैं, लेकिन जल्दी ही लौट आएंगे। खामोशी छाई रही जब वे सभी नींद में रॉन का बड़बड़ाना सुनते रहे। फ्रेड ने धीरे से कहा, तो उस बोतल में जहर मिला था? हाँ, हैरी ने तत्काल कहा। वह किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं सोच सकता था और दोबारा इस बारे में बातचीत करने का मौका पाकर खुश था। स्लगॉन ने शराब गिलास में भरी थी। क्या वे तुमसे नजर बचाकर रॉन के गिलास में कुछ डाल सकते थे? शायद, हैरी ने कहा। लेकिन स्लगॉन रॉन को जहर क्यों देंगे? क्या पता, फ्रेड ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। तुम्हें यह तो नहीं लगता कि उन्होंने गलती से गिलास बदल दी हो सकता है वे तुम्हें जहर वाला गिलास देना चाहते हो? जिनी ने पूछा। स्लगहॉर्न हैरी को क्यों जहर देना चाहेंगे? मैं नहीं जानता, फ्रेड ने कहा। लेकिन बहुत से लोग हैरी को जहर देना चाहेंगे, है ना? चुनिंदा जादूगर और भी न जाने क्या क्या, जिनी ने कहा। तो तुम्हें लगता है स्लगहॉर्न प्राण बख्शी हैं? फ्रेड ने संदेह भरे स्वर में कहा। कुछ भी संभव है। हो सकता है वे सम्मोहन शाप के वशीभूत होकर काम कर रहे हो, जॉर्ज ने कहा। वे निर्दोष भी तो हो सकते हैं, जिनी बोली। हो सकता है जहर बोतल में हो, जिसका मतलब यह हो सकता है कि यह स्लगहॉर्न के लिए था। स्लगहॉर्न को कौन मारना चाहेगा? डंबलडोर के अनुसार वोल्डेमॉर्ट स्लगहॉर्न को अपने दल में शामिल करना चाहते हैं, हैरी बोला। स्लगहॉर्न हॉगवर्ट्स आने से पहले 1 साल से छिपे हुए थे और उसने उस याद के बारे में सोचा जो डंबलडोर अब तक स्लगहॉर्न से नहीं निकलवा पाए थे। और शायद वोल्डेमॉर्ट उन्हें रास्ते से हटाना चाहता होगा। शायद वह सोचता होगा कि वह डंबलडोर के लिए मूल्यवान साबित हो सकते हैं। लेकिन तुमने कहा था कि स्लगहॉर्न ये बोतल क्रिसमस पर डंबलडोर को देने वाले थे, जिनी ने उसे याद दिलाया। यह भी तो हो सकता है कि जहर देने वाला डंबलडोर की जान लेना चाहता हो। तब तो जहर देने वाला स्लगहॉर्न को अच्छी तरह से जानता ही नहीं था, हरमाइनी ने घंटों बाद पहली बार कहा और उसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे उसे बुरी तरह सर्दी हो गई हो। जो भी स्लगहॉर्न को जानता है उसे ये पता होना चाहिए कि इस बात की काफी संभावना है कि वे इतनी स्वादिष्ट चीज खुद के लिए रख लेंगे। हरमाइनी,
रॉन अप्रत्याशित तरीके से बड़बड़ाया। वे सभी खामोश हो गए और उसे चिंता से देखते रहे, लेकिन एक पल तक अस्पष्टता से बड़बड़ाने के बाद रॉन खर्राटे लेने लगा। कमरे का दरवाजा खुल गया, जिससे वे सभी चौंक कर उछल पड़े। हैग्रिड उनकी तरफ तेजी से चला आ रहा था। उसके बालों में पानी था, उसका भालू की खाल वाला कोट उसके पीछे लहरा रहा था। उसके हाथ में धनुष था और वो पूरे फर्श पर कीचड़ भरे पैरों के निशान छोड़ता आ रहा था, जो डॉल्फिन जितने बड़े थे। हम पूरे दिन जंगल में थे, उसने हांफते हुए कहा। एरागॉग की हालत बहुत खराब है। हम उसे पढ़कर सुना रहे थे। सुबह से हमने कुछ खाया भी नहीं था। जब हम अभी डिनर करने गए तो प्रोफेसर स्प्राउट ने हमें रॉन के बारे में बताया। अब कैसी है उसकी हालत? बुरी नहीं है, हैरी ने कहा। वे कहती हैं वह ठीक हो जाएगा। मैडम पॉम्फ्री अपने ऑफिस से तेजी से बाहर निकलकर आकर बोली। एक बार में 6 से ज्यादा लोग नहीं देख सकते, जॉर्ज ने उन्हें बताया। हैग्रिड को मिलाकर 6 ही तो है। ओ हाँ, मैडम पॉम्फ्री ने कहा। उन्होंने हैग्रिड के विशाल आकार के कारण उसे एक नहीं बल्कि कई लोग गिन लिए थे। अपनी दुविधा को छुपाने के लिए वे जल्दी से उसके कीचड़ भरे निशान अपनी छड़ी से साफ करने चली गईं। हमें यकीन नहीं होता, हैग्रिड ने भर्राई आवाज में कहा और अपने बड़े खिचड़ी सिर को हिलाते हुए रॉन को घूर कर देखा। यकीन नहीं होता। इसे यहाँ पड़ा देखो। इसे कौन नुकसान पहुंचाना चाहेगा है? हम लोग अभी इसी बारे में बातचीत कर रहे थे, हैरी ने कहा। हम भी नहीं जानते। गरुड़द्वार की क्विडिच टीम से तो किसी की दुश्मनी नहीं है, हैग्रिड ने चिंता से कहा। पहले कैटी, अब रॉन, जॉर्ज बोला। मुझे नहीं लगता कि कोई पूरी क्विडिच टीम की जान लेने की कोशिश कर रहा होगा। वुड नागशक्ति वालों के साथ ऐसा कर सकता था, बशर्ते उसे यकीन होता कि वो पकड़ में नहीं आएगा, फ्रेड ने न्यायपूर्ण ढंग से कहा। हरमाइनी ने धीरे से कहा। देखो, मुझे नहीं लगता कि क्विडिच से संबंधित है, लेकिन मुझे लगता है कि इन हमलों के पीछे कोई आपसी संबंध जरूर है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? फ्रेड ने पूछा। देखो, एक तो इसलिए क्योंकि दोनों ही हमले जानलेवा हो सकते थे, लेकिन हुए नहीं। हालांकि यह सिर्फ खुशकिस्मती थी। दूसरी बात यह है कि जहर और हार दोनों ही उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाए जिन्हें मारने की कोशिश की गई थी। जाहिर है, वह सोचते हुए आगे बोली, इससे अपराधी एक तरीके से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसे परवाह नहीं है कि असली शिकार तक पहुंचने के लिए वो कितने लोगों को मारता है। इससे पहले कि कोई इस भयंकर बात पर कुछ कह पाता, अस्पताल का दरवाजा दोबारा खुल गया तथा मिस्टर और मिसेस वीजली वार्ड में आ गए। वार्ड में कुछ समय पहले आकर उन्होंने अच्छे से तसल्ली कर ली थी कि रॉन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अब मिसेस वीजली ने हैरी को पकड़कर बहुत कसकर गले लगा लिया। डंबलडोर ने हमें बताया कि तुमने बिजुआ से उसकी जान कैसे बचाई, वे सुबकी। ओह हैरी, हम क्या कह सकते हैं? तुमने जिनी को बचाया, तुमने आर्थर को बचाया और अब तुमने रॉन को बचा लिया। आप ऐसा मैं कुछ नहीं, हैरी अजीब ढंग से बुदबुदाया। हमारा आधा परिवार तुम्हारे कारण जिंदा है, मिस्टर वीजली ने दबी आवाज में कहा। हैरी, मैं तो यही कह सकता हूँ कि वीजली परिवार के लिए वह दिन बहुत अच्छा था जब रॉन ने हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में तुम्हारे कंपार्टमेंट में बैठने का फैसला किया था। हैरी इस बात का कोई जवाब नहीं सोच पाया और वह खुश हुआ जब मैडम पॉम्फ्री ने उन्हें एक बार फिर याद दिलाया कि रॉन के बिस्तर के पास 6 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। हैरी और हरमाइनी एक साथ चलने के लिए उठे। हैग्रिड ने भी उनके साथ जाने का फैसला किया ताकि रॉन का परिवार उसके साथ रह सके। जब वे तीनों संगमरमर की सीढ़ियों तक जाने वाले गलियारे में चलने लगे तो हैग्रिड गुर्राया। यह भयंकर है। इतने कड़े नए सुरक्षा उपायों के बावजूद विद्यार्थी घायल हो रहे हैं। डंबलडोर बहुत चिंतित हैं। वे ज्यादा कहते नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं। क्या उनके दिमाग में कोई विचार है हैग्रिड? हरमाइनी ने हताशा से पूछा। हमें लगता है कि उनके जितने तेज दिमाग में सैकड़ों विचार होंगे, हैग्रिड ने दृढ़ता से कहा। लेकिन वे नहीं जानते कि वह हार किसने भेजा था। न ही वे यह जानते हैं कि उस शराब में जहर किसने मिलाया था, वरना वे उसे पकड़ लेते, है ना? हमें तो बस इस बात की चिंता हो रही है। हैग्रिड ने अपनी आवाज धीमी कर ली और पीछे मुड़कर देखा। हैरी ने पीस की तलाश में छत की तरफ देखा कि अगर बच्चों पर यूं ही हमले होते रहे तो हॉगवर्ट्स कितने समय तक खुला रह पाएगा। एक बार फिर रहस्यमय तहखाने जैसा माहौल, दहशत फैल जाएगी। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल लेंगे और अगली चीज यह होगी कि स्कूल का संचालक मंडल। हैग्रिड ने बोलना बंद कर दिया जब लंबी बालों वाली औरत का एक भूत तैरता हुआ पास से गुजर गया। फिर वो भर्राई फुसफुसाहट में आगे बोलने लगा। स्कूल का संचालक मंडल स्कूल को हमेशा के लिए बंद करने की बात करने लगेगा।
ऐसा कैसे हो सकता है? हरमाइनी ने चिंतित दिखते हुए कहा। इसे उनके नजरिए से देखो, हैग्रिड ने भारी आवाज में कहा। हमारा मतलब है बच्चों को हॉगवर्ट्स भेजने में थोड़ा खतरा तो हमेशा रहता है ना? जब सैकड़ों नाबालिग जादूगर एक साथ हों तो दुर्घटनाओं की आशंका तो रहती ही है ना? लेकिन हत्या की कोशिश बिल्कुल अलग बात है। इसलिए कोई हैरानी नहीं है कि डंबलडोर बहुत गुस्सा है, खासकर इसने। हैग्रिड बोलते बोलते अचानक रुक गया और उसकी काली दाढ़ी के ऊपर वाली खाली जगह पर एक जाना पहचाना अपराधी भाव नजर आने लगा। क्या? हैरी ने जल्दी से पूछा। डंबलडोर स्नेप से नाराज है? हमने ऐसा कब कहा? हैग्रिड ने कहा, हालांकि उसका दहशत का भाव साफ चुगली कर रहा था। जरा समय तो देखो, आधी रात होने वाली है। हमें तुम लोगों को। हैग्रिड, डंबलडोर स्नेप से क्यों नाराज है? हैरी ने जोर से पूछा। श्श! हैग्रिड ने कहा। वह घबराया हुआ था और साथ में नाराज भी दिख रहा था। ऐसी बात चिल्ला कर मत बोलो हैरी। क्या तुम यह चाहते हो कि हमारी नौकरी चली जाए? वैसे हमें नहीं लगता कि अब तुम्हें हमारे रहने या न रहने की कोई परवाह होगी। अब तुमने जादुई प्राणियों की देखभाल विषय छोड़ जो दिया है। मुझे अपराधी महसूस कराने की कोशिश मत करो। तुम्हारा यह दाव कामयाब नहीं होगा, हैरी ने सख्ती से कहा। स्नेप ने क्या किया है? हमें नहीं पता हैरी, हमें उनकी बात नहीं सुननी चाहिए थी। हम कुछ समय पहले जंगल से बाहर आ रहे थे, तब हमने उन दोनों की बातें सुनी। देखो, दोनों बहस कर रहे थे। हम नहीं चाहते थे कि उनका ध्यान हमारी तरफ जाए, इसलिए हम छिप गए। हालांकि हमने कोशिश की कि कुछ ना सुने, लेकिन काफी गर्म बहस हो रही थी, इसलिए उनकी बातें नहीं सुनना मुश्किल था। तो हैरी ने उसे प्रेरित किया, जब हैग्रिड ने अपना विशाल पैर परेशानी में कसमसाए। देखो, हमने स्नेप को यह कहते सुना कि अब वे डंबलडोर का काम आगे नहीं करना चाहते हैं। क्या? देखो हैरी, ऐसा लग रहा था जैसे स्नेप को यह एहसास हो गया था कि उन पर जरूरत से ज्यादा काम का बोझ है। खैर, डंबलडोर ने उन्हें साफ कह दिया कि वे यह काम करने के लिए तैयार हुए थे और उन्हें यह करना ही होगा। वे उनके साथ काफी दृढ़ थे और फिर उन्होंने कहा कि स्नेप अपने हाउस यानी नाग शक्ति में जांच करे। इसके बारे में कोई अजीब बात नहीं है, हैग्रिड ने जल्दी से कहा, जब हैरी और हरमाइनी ने अर्थपूर्ण निगाहों से एक दूसरे को देखा। हार वाले मामले में सभी हाउस प्रमुखों से कहा गया था कि वे अपने अपने हाउसों में छानबीन करें। हाँ, लेकिन डंबलडोर की बाकी हाउस प्रमुखों से बहस नहीं हुई थी, है ना? हैरी ने कहा। देखो, हैग्रिड ने अपने धनुष को असहजता से मरोड़ा। एक जोरदार आवाज आई और धनुष के 2 टुकड़े हो गए। हैरी, हम जानते हैं कि तुम स्नेप के बारे में क्या सोचते हो। हम नहीं चाहते कि तुम इस बात का कोई गहरा अर्थ निकालो जो इसमें है ही नहीं। देखो, हरमाइनी ने कहा। जब वे मुड़े तो उन्हें अपनी पीछे वाली दीवार पर आर्गस फिल्च की छाया दिखी। फिर वह खुद मोड़ पर मुड़कर उनकी तरफ आ गया। उसके जबड़े हिल रहे थे। वह घरघराती आवाज में बोला, इतनी देर तक बिस्तर से बाहर हो, इसका मतलब है सजा। नहीं, इसका मतलब सजा नहीं है फिल्च, हैग्रिड ने कहा। वह मेरे साथ है ना? इससे क्या फर्क पड़ता है? फिल्च ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। हैग्रिड आग बबूला होकर बोला, नकारा चौकीदार, हम टीचर हैं। एक बुरी सी आवाज आई जब फिल्च आवेश से फूलने लगा। मिसेस नॉरिस बिना किसी के दिखे वहां आ गई थी और अब फिल्च के पतले टखनों के आसपास घूम रही थी। जाओ, हैग्रिड ने अपने मुंह के कोने से कहा। हैरी तो यही चाह रहा था। वह और हरमाइनी दोनों जल्दी से चल दिए। भागते समय उन्हें हैग्रिड और फिल्च की तेज आवाजें पीछे से सुनाई दे रही थी। वे गरुड़दार टावर में जाते वक्त पीस के पास से गुजरे, लेकिन वह बड़े उल्लास से चीख पुकार की तरफ जा रहा था और किलकारियां भर रहा था। जब भी फंसा दो, जब भी मुश्किल हो तो पीस को बुला लो, वह उसे दुगना कर देगा। मोटी औरत ऊँग रही थी और जगाए जाने पर वह खुश नहीं हुई। बहरहाल वह चिढ़ती हुई आगे की तरफ झूल गई और वे शांत खाली हॉल में पहुंच गए। ऐसा नहीं लग रहा था कि लोगों को अभी रॉन के बारे में पता चल पाया था। हैरी को बहुत राहत मिली। उस दिन वो पहले ही बहुत सवालों के जवाब दे चुका था। हरमाइनी उसे गुड नाइट करके लड़कियों के कमरों की तरफ चली गई थी। बहरहाल हैरी पीछे रुका रहा और आग के पास एक कुर्सी पर बैठकर बुझते हुए अंगारों को देख रहा था। तो डंबलडोर की स्नेप से बहस हुई थी। उन्होंने हैरी से कहा था कि उन्हें स्नेप पर पूरा भरोसा है, लेकिन इसके बावजूद वे स्नेप पर नाराज हुए थे। उन्हें लगा था कि स्नेप ने नागशक्ति के विद्यार्थियों की जांच करने की पूरी कोशिश नहीं की थी, या शायद नागशक्ति के एक विद्यार्थी मैलफॉय की। क्या डंबलडोर ने हैरी की आशंकाओं को हवा में उड़ाने का नाटक सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वे यह नहीं चाहते थे कि वह कोई मूर्खतापूर्ण काम करे या मामले को अपने हाथ में ले? यह संभव था। यह भी हो सकता था कि डंबलडोर हैरी
का ध्यान पढ़ाई या स्लगहॉर्न की याद हासिल करने से दूर न हटाना चाहते हों। शायद डंबलडोर को यह ठीक नहीं लगता होगा कि वे स्टाफ के प्रति अपनी शंकाएं 16 साल के विद्यार्थियों को बताए। सुनो पॉटर, हैरी डर कर उछल पड़ा। उसने छड़ी तान ली। उसे पूरा भरोसा था कि हॉल पूरा खाली था। वह इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि दूर वाली कुर्सी से एक आकृति अचानक उठकर खड़ी हो जाएगी। करीब से देखने पर उसे पता चला कि वह कार्मेक मैकलेगन था। मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा था, मैकलेगन ने हैरी की तनी हुई छड़ी को नजरअंदाज करते हुए कहा। शायद आंख लग गई थी। देखो, मैंने सुबह वीजली को अस्पताल में जाते देखा था। ऐसा नहीं लगता कि वो अगले सप्ताह के मैच तक ठीक हो पाएगा। मैकलेगन किस बारे में बात कर रहा था, यह समझने में हैरी को थोड़ा वक्त लगा। ओह अच्छा, क्विडिच, उसने कहा और अपनी छड़ी दोबारा अपनी जीन्स के बेल्ट में रखते हुए थके अंदाज में अपने बालों पर हाथ फेरा। हाँ, हो सकता है वह ठीक ना हो पाए। तो इसका मतलब यह है कि अब मैं कीपर बन जाऊंगा, है ना? मैकलेगन ने कहा। हाँ, हैरी ने कहा। हाँ, ऐसा ही लगता है। वह इसके खिलाफ कोई तर्क नहीं सोच पाया क्योंकि ट्रायल्स में रॉन के बाद मैकलेगन का प्रदर्शन ही सबसे अच्छा था। बहुत बढ़िया, मैकलेगन ने संतुष्ट आवाज में कहा। तो प्रैक्टिस कब है? क्या? ओह, कल शाम को है। अच्छा सुनो पॉटर, इससे पहले हमें कुछ बात करनी चाहिए। मेरे पास रणनीति के बारे में कुछ विचार है जो तुम्हें उपयोगी लग सकते हैं। ठीक है, हैरी ने बिना उत्साह दिखाए कहा। देखो, मैं उन्हें कल सुनूंगा। मैं इस वक्त काफी थका हुआ हूँ। मिलते हैं। रॉन को जहर दिया गया है, यह खबर अगले दिन हर तरफ फैल गई, लेकिन इससे उस तरह की सनसनी नहीं फैली जैसे कैटी पर हुए हमले से फैली थी। लोगों को लगा कि शायद दुर्घटना थी। इसका कारण यह था कि उस वक्त वह काड़ों के टीचर के रूम में था और उसे तत्काल विषहर दे दिया गया था, जिससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। वास्तव में गुरुद्वार के विद्यार्थी मेहनतकश के खिलाफ होने वाले क्विडिच मैच में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। उनमें से ज्यादातर यह देखना चाहते थे कि मेहनतकश टीम के धावक जकारिस स्मिथ ने नागशक्ति के साथ हुए शुरुआती मैच में कमेंट्री करते समय गुरुद्वार वालों के खिलाफ जो बुरी बातें कही थी उसके लिए उसे क्या सजा दी जाएगी। बहरहाल हैरी की क्विडिच में दिलचस्पी खत्म हो गई थी। वह दिन रात ड्रेको मेल्फॉय के बारे में सोचने लगा था। उसे जब भी मौका मिलता था वह नक्शे में मेल्फॉय को देखने लगता था। वह कई बार वहां चला जाता था जहां मेल्फॉय हो सकता था। हालांकि अब तक वह मेल्फॉय को कोई असामान्य काम करते नहीं पकड़ पाया था, लेकिन ऐसे कई समय होते थे जब मेल्फॉय नक्शे से गायब हो जाता था। बहरहाल हैरी को इस समस्या के बारे में सोचने का ज्यादा समय नहीं मिल पाता था। क्विडिच प्रैक्टिस और होमवर्क के अलावा अब वह जहां भी जाता था कार्मेक मैकलेगन और लेवेंडर ब्राउन उसे घेर लेते थे। वह यह फैसला नहीं कर पाया कि उन दोनों में से वह किससे ज्यादा चिढ़ता था। मैकलेगन लगातार उसे बताता रहता था कि अगर रॉन के बजाय वह टीम का स्थायी कीपर बन जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। उसने यह भी कहा कि जब हैरी उसे नियमित रूप से खेलते हुए देखेगा तो वह भी यही सोचने लगेगा। मैकलेगन दूसरे खिलाड़ियों की आलोचना करने में भी काफी आगे रहता था और वह हैरी को विस्तृत प्रशिक्षण योजनाएं भी बताता रहता था। इस वजह से हैरी को एक से अधिक बार उसे यह याद दिलाना पड़ता था कि कप्तान मैकलेगन नहीं बल्कि वह है। इस दौरान लेवेंडर हैरी के पास आकर रॉन के बारे में बातें करती रहती थी। इन बातों से हैरी लगभग उतना ही ऊब चुका था जितना कि क्विडिच के बारे में मैकलेगन के भाषणों से। पहले तो लेवेंडर इस बात पर बहुत नाराज हुई कि किसी ने भी उसे यह नहीं बताया कि रॉन अस्पताल में था। मेरा मतलब है मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। लेकिन दुर्भाग्य से अब उसने हैरी के इस भुलक्कड़पन को माफ करने का फैसला कर लिया था। अब वह रॉन की भावनाओं के बारे में हैरी से गहरी बातचीत करने के लिए उतावली थी। यह एक बहुत मुश्किल अनुभव था जो हैरी नहीं झेलना चाहता था। देखो, तुम इन सब के बारे में रॉन से ही बात क्यों नहीं कर लेती हो, हैरी ने कहा जब लेवेंडर ने एक बार उससे बहुत लंबी पूछताछ कर ली, जिसमें उसने यह भी पूछा था कि रॉन ने उसके नए ड्रेस दुशाले के बारे में क्या कहा था और यह भी कि हैरी उसके हिसाब से लेवेंडर ब्राउन से अपने रिश्ते को लेकर कितना गंभीर है। मैं कर लेती, लेकिन मैं जब भी वहां उससे मिलने जाती हूँ वो हमेशा सोया मिलता है, लेवेंडर ने चिंता से कहा। ऐसा क्या? हैरी ने हैरानी से कहा, क्योंकि वह जब जब अस्पताल गया था रॉन उसे हमेशा पूरी तरह चुस्त दुरुस्त मिला था। डंबलडोर और स्नेप के झगड़े की खबर में उसने बड़ी दिलचस्पी ली थी और वह मैकलेगन को खड़ी खोटी सुनाने के लिए भी बहुत उत्सुक रहता था। क्या हरमाइनी ग्रेंजर अब भी उससे मिलने जाती है? लेवेंडर ने अचानक पूछा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है वे दोस्त हैं, है ना? हैरी ने असहजता से कहा। दोस्त? हाँ, मुझे हंसी मत दिलाओ, लेवेंडर ने हिकारत से कहा। जब से रॉन ने मेरे साथ घूमना शुरू किया है तब से वह उससे बात तक नहीं कर रही है, लेकिन चूंकि अब वह दिलचस्प हो गया है इसलिए वह उससे संबंध बढ़ा रही है।
क्या जहर दिए जाने को तुम दिलचस्प होना कहती हो? हैरी ने पूछा। खैर, मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा। मैगलेगन क्विडिच के बारे में बात करने आ रहा है, हैरी ने जल्दी से कहा और बगल वाली एक दरवाजे से भागा जो ठोस दीवार होने का नाटक करता था। फिर एक शॉर्टकट उसे काढ़े की क्लास तक ले गया जहां लेवेंडर या मैगलेगन उसका पीछा नहीं कर सकते थे। मेहनतकश के खिलाफ होने वाले क्विडिच मैच की सुबह हैरी पिच पर जाने से पहले अस्पताल में गया। रॉन बहुत आंदोलित था। मैडम पॉम्फ्री उसे मैच देखने नहीं जाने दे रही थी। उनका कहना था कि इससे वह बहुत रोमांचित हो जाएगा और इसका उसकी सेहत पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। मैगलेगन कैसा है? उसने हैरी से हताशा से पूछा और यह भूल गया कि वह यह सवाल 2 बार पहले ही पूछ चुका था। मैंने तुम्हें बताया तो था, हैरी ने धैर्यपूर्वक कहा। वह चाहे विश्व स्तरीय होता, लेकिन मैं उसे फिर भी अपनी टीम में नहीं रखता। वह हर एक को बताता है कि उसे क्या करना है। वह यह सोचता है कि वह हम सबसे ज्यादा अच्छी तरह हर पोजीशन पर खेल सकता है। मैं उससे छुटकारा पाने के लिए बेताब हूँ, और छुटकारा पाने की बात आई है तो? हैरी ने खड़े होते हुए अपनी फायर बोल्ट उठाते हुए कहा। जब लेवेंडर तुमसे मिलने आती है तो तुम सोने का नाटक बंद कर दो। वह मुझे पागल कर रही है। ओह, रॉन ने झेपते हुए कहा। हाँ, ठीक है। अगर तुम उसके साथ आगे घूमना फिरना नहीं चाहते हो तो उससे साफ कह दो, हैरी ने कहा। हाँ, अच्छा, यह इतना आसान नहीं है ना? रॉन ने कहा। वह थोड़ा ठहरा। मैच से पहले हरमाइनी यहाँ आएगी? उसने धीरे से पूछा। नहीं, वह जीनी के साथ पहले ही पिच की तरफ जा चुकी है। ओह, रॉन ने कहा। वह थोड़ा उदास दिख रहा था। अच्छा, ठीक है, गुड लक। उम्मीद है कि तुम मैगलेगन को धूल चटा दोगे। मेरा मतलब है स्मिथ को। मैं कोशिश करूंगा, हैरी ने अपनी झाड़ू को कंधे पर रखते हुए कहा। मैच के बाद मिलते हैं। वह जल्दी से वीरान गलियारे में भागा। पूरा स्कूल महल के बाहर था। लोग या तो स्टेडियम में बैठ चुके थे या फिर स्टेडियम की तरफ जा रहे थे। वह खिड़कियों के पास से गुजरते समय बाहर झांकता जा रहा था ताकि अंदाजा लगा सके कि उन्हें कितनी हवा का सामना करना पड़ेगा। तभी सामने से आई एक आवाज पर उसने नजर उठाकर देखा। मेलफॉय उसकी तरफ आ रहा था। उसके साथ 2 लड़कियां भी थी जो नाराज और चिड़चिड़ी दिख रही थी। हैरी को देखते ही मेलफॉय रुक गया और फिर बिना आनंद की हंसी हंसते हुए आगे चल दिया। हैरी ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, मैं सचमुच तुम्हें बताने वाला हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेलफॉय ने व्यंग से कहा। जल्दी करो, वे लोग चुनिंदा कप्तान का इंतजार कर रहे हैं, वो लड़का जिसने स्कोर कर लिया, या वे तुम्हें आजकल जो भी कहते हो। मेलफॉय के साथ वाली एक लड़की अनिच्छा से हंसी। हैरी ने जब उसे घूर कर देखा तो वो लड़की झेप गई। मेलफॉय हैरी के पास से निकला और वो लड़की तथा उसकी सहेली तेजी से भागकर मोड़ पर मुड़ी और गायब हो गई। हैरी उसी जगह जमा रह गया और उन्हें गायब होते देखता रहा। यह तो बहुत गुस्सा दिलाने वाली बात थी। पहले ही मैच में पहुंचने के लिए देर हो रही थी और यहाँ मेलफॉय छिप कर कहीं जा रहा था, जबकि बाकी का स्कूल महल से नदारद था। मेलफॉय के इरादों का पता लगाने का इससे अच्छा मौका क्या हो सकता था? खामोश पल गुजरते गए और हैरी जहां था वहीं किसी मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा खड़ा उसी तरफ देखता रहा जहां मेलफॉय गायब हुआ था। जब हैरी चेंजिंग रूम में भागता हुआ पहुंचा तो जिनी ने पूछा, तुम कहाँ अटक गए थे? टीम के बाकी सभी खिलाड़ी कपड़े बदल कर तैयार हो चुके थे। माराकूट और पीक्स घबराहट में अपने मुद्गरों को पैर से टकरा रहे थे। मुझे मेलफॉय मिल गया था, हैरी ने उसे धीरे से बताया जब उसने अपना लाल दुशाला सिर के ऊपर डाला। तो मैं जानना चाहता था कि जब बाकी के सब लोग यहाँ पर हैं तो वह 2 लड़कियों के साथ महल में क्या कर रहा था। इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो, मुझे वो बात कभी पता नहीं चलेगी, है ना? हैरी ने कहा और अपनी फायर बोल्ट उठाकर अपने चश्मे को सीधा किया। चलो चलते हैं। इसके बाद एक भी शब्द बिना कहे वह पिच की तरफ चल दिया। भीड़ में से खुशी और तानों की तेज आवाजें आने लगी थीं। हवा बहुत कम चल रही थी। कहीं कहीं बादल हो रहे थे। उनके बीच में कभी कभार तेज धूप की चमक भी आ जाती थी। अजीब स्थितियां हैं, मैगलेगन ने टीम का उत्साह बढ़ाते हुए कहा। कूट और पिक्स, तुम लोग सूरज से दूर की तरफ उड़ना ताकि वे तुम्हें आते हुए न देख पाए। मैगलेगन, कप्तान तुम नहीं, मैं हूँ। तुम उन्हें निर्देश मत दो, हैरी ने गुस्से से कहा। बस गोल के पास पहुंच जाओ। जब मैगलेगन गोल की तरफ चल दिया तो हैरी कूट और पीक्स की तरफ मुड़ा। उसने मन मारकर उनसे कहा, सचमुच सूरज की दूर की तरफ उड़ना। उसने मेहनतकश के कप्तान से हाथ मिलाया और फिर मैडम हूच की सीटी बजते ही जमीन पर पैर मारकर हवा में उड़ गया। सुनहरी गेंद को देखने के लिए वो बाकी की टीम से ज्यादा ऊपर उड़ रहा था और पूरी पिच के चक्कर लगा रहा था। अगर वो इसे जल्दी से पकड़ ले तो उसे मौका मिल सकता है कि वो महल लौट जाए और नक्शे में खोज ले कि मेलफॉय क्या कर रहा है। और तूफान मेहनतकश के स्मिथ के पास है, मैदान में एक सपनीली आवाज गूंजी।
पिछले मैच में वो कमेंट्री कर रहा था और जिनी वीजली ने उसे टक्कर मार दी थी। मुझे लगता है शायद जानबूझकर मारी होगी। ऐसा ही लगता है। स्मिथ गुरुद्वार के बारे में काफी बदतमीजी से बोल रहा था। मुझे उम्मीद है अब उनके खिलाफ खेलते समय उसे इस बात का अफसोस हो रहा होगा। ओ देखो, उसके हाथ से तूफान छीन गया है। उसे जिनी ने ले लिया है। वो मुझे बहुत पसंद है। वो बहुत अच्छी लड़की है। हैरी ने कमेंटेटर बॉक्स की तरफ घूरा। निश्चित रूप से कोई भी सही दिमाग वाला व्यक्ति लूना लवगुड को कमेंट्री नहीं करने देगा, लेकिन इतनी ऊपर से भी वह लंबे गंदे सुनहरे बालों या बटरबियर कॉर्क के हार को पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। लूना के पास प्रोफेसर मैकगोनागल थोड़ी परेशान दिख रही थी, जैसे अपने चुनाव पर अफसोस कर रही हूँ। लेकिन अब मेहनतकश के एक बड़े खिलाड़ी ने उसके हाथ से तूफान छीन लिया है। मुझे उसका नाम नहीं पता। यह बिबिल जैसा कुछ है। नहीं, बगिंस। यह कैडवेलेडर है। प्रोफेसर मैकगोनागल लूना के पास से जोर से चिल्लाई। भीड़ हंसने लगी। हैरी ने चारों तरफ देखकर सुनहरी गेंद की तलाश की। उसका कोई चिन्ह नहीं दिख रहा था। कुछ ही पल में कैलवेडर ने स्कोर कर लिया। मैगलेगन चिल्लाकर जिनी की आलोचना कर रहा था कि उसने तूफान को अपने हाथ से निकल जाने दिया। इस चक्कर में वह देख ही नहीं पाया कि बड़ी लाल गेंद उसके दाहिने कान के पास से उड़ती हुई गोल के अंदर चली गई। मैगलेगन, तुम अपने काम पर ध्यान दो और बाकी सबको अकेला छोड़ दो। हैरी गरजा और अपने कीपर का सामना करने के लिए घूमा। तुम भी कोई बढ़िया उदाहरण पेश नहीं कर रहे हो। मैगलेगन तमतमाए चेहरे के साथ गुस्से से चिल्लाया। ओह, हैरी पॉटर की अपने कीपर से बहस हो रही है, लूना ने धीरे से कहा, जबकि नीचे बैठे नागशक्ति और मेहनतकश के विद्यार्थी खुशी से तालियां बजाने लगे। मुझे नहीं लगता कि इससे उसे सुनहरी गेंद पकड़ने में मदद मिलेगी, लेकिन यह एक चाल हो सकती है। गुस्से से कोसते हुए हैरी घूमा और दोबारा पिच के चक्कर लगाकर आसमान में पंख वाली छोटी सुनहरी गेंद की तलाश करने लगा। जिनी और डिमिल्जा ने एक एक गोल कर दिया। इससे नीचे बैठे लाल सुनहरी पोशाक वाले समर्थकों को खुश होने का मौका मिल गया। फिर कैलेवेडर ने एक बार फिर गोल कर दिया, जिससे स्कोर बराबर हो गया। लेकिन इस तरफ लूना का ध्यान नहीं था। स्कोर जैसी छोटी मोटी चीजों में उसकी दिलचस्पी नहीं थी। वह तो भीड़ का ध्यान दिलचस्प आकार के बादलों की तरफ खींचती रही और इस संभावना की तरफ की जकारियस स्मिथ, जो अब तक 1 मिनट से भी ज्यादा समय तक तूफान को अपने कब्जे में नहीं रख पाया था, लूजर्स लर्गी नामक किसी चीज का शिकार था। मेहनतकश 70-40 से जीत रहा है, प्रोफेसर मैगोनागल लूना के पास मेगाफोन में चिल्लाई। अच्छा, इतना स्कोर हो गया, लूना ने अनिश्चित तरीके से कहा। ओह देखो, गुरुद्वार के कीपर ने अब एक मारक से उसका मुद्गर ले लिया है। हैरी हवा में घूमा। निश्चित रूप से मैगलेगन ने न जाने किस समझदारी के तहत पीक्स का मुद्गर उससे छीन लिया था और उसे बता रहा था कि किस तरह पहलवान को आते हुए कैलेवेडर की तरफ मारा जाए। तुम उसे उसका बल्ला वापस करो और गोल के पास पहुंचो, हैरी मैगलेगन की तरफ झपटते हुए गरजा। तभी मैगलेगन ने पहलवान पर जोरदार प्रहार किया और उसका निशाना गलत लग गया। अंधा करने वाला तेज दर्द हुआ। एक रोशनी चमकी, दूर से चीखें सुनाई दी और उसे एक लंबी सुरंग में नीचे गिरने की अनुभूति हुई। जब हैरी की आंख खुली तो वह एक बहुत गर्म और आरामदेह बिस्तर पर लेटा हुआ था। एक लैंप छायादार छत पर सुनहरी रोशनी का घेरा बना रहा था। उसने अपना सिर अजीब तरीके से उठाया। उसकी बाईं तरफ चकत्ते वाला लाल बालों वाला रॉन लेटा हुआ था। अच्छा किया जो तुम भी यहाँ आ गए, रॉन ने मुस्कुराते हुए कहा। हैरी ने पलकें झपकाई और चारों तरफ देखा। जाहिर है वह अस्पताल में था। बाहर का आसमान नीला था, जिसमें लाली भी थी। मैच घंटों पहले खत्म हो गया होगा और मेलफॉय को पकड़ने की आशा भी। हैरी को अपना सिर अजीब तरीके से भारी लगा। उसने एक हाथ उठाया और उसे महसूस हुआ जैसे उसने पट्टियों की सख्त पगड़ी पहन रखी हो। क्या हुआ? खोपड़ी चटक गई, मैडम पॉम्फ्री ने तेजी से आते हुए और उसे उसके तकिए पर दोबारा धकाते हुए कहा। चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने चोट तत्काल ठीक कर दी थी, लेकिन मैं तुम्हें आज रात को यहीं रोके रख रही हूँ। तुम्हें कुछ घंटों तक कोई मेहनत का काम नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पर रात भर नहीं रुकना चाहता, हैरी ने गुस्से से बैठते हुए और अपनी चादर फेंकते हुए कहा। मैं मैगलेगन को खोज कर उसकी जान लेना चाहता हूँ। मुझे डर है यह अभी मेहनत की श्रेणी में आएगा, मैडम पॉम्फ्री ने उसे कसकर पलंग पर धक्का दिया और अपनी छड़ी खतरनाक तरीके से लहराई। पॉटर, जब तक मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे दूं तब तुम यहीं रुकोगे, वरना मैं हेडमास्टर को बुला लूंगी। वे तेजी से अपने ऑफिस में चली गईं और हैरी भुनभुनाता हुआ अपने तकिए पर गिर गया। क्या तुम जानते हो कि हम कितने अंतर से हारे? उसने रॉन से दांत भींच कर पूछा।
हाँ, मुझे पता है, रॉन ने माफी मांगने वाले अंदाज में कहा। आखिरी स्कोर 320 और 60 था। बहुत बढ़िया, हैरी ने वहशी अंदाज में कहा। सचमुच बहुत बढ़िया। जब मैं मैगलेगन को पकड़ लूंगा। तुम्हें उसे पकड़ने की क्या जरूरत है, वह तो दैत्य के आकार का है, रॉन ने तर्कपूर्ण ढंग से कहा। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि उस पर प्रिंस का नाखून वाला मंत्र मारना ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी जब तक तुम यहाँ से लौटोगे तब तक बाकी टीम उसे निपट चुकी होगी। बाकी के खिलाड़ी उससे खुश नहीं थे। रॉन की आवाज में हल्की सी खुशी का पुट था जिससे वह छिपा नहीं पाया। हैरी जानता था कि मैगलेगन के इतने खराब प्रदर्शन से रॉन बहुत खुश था। हैरी वहीं लेटा रहा और छत पर बने रोशनी के घेरे की तरफ घूरता रहा। उसकी हाल ही में ठीक हुई खोपड़ी दर्द नहीं कर रही थी, लेकिन इतनी सारी पट्टियों के नीचे थोड़ी कमजोर जरूर लग रही थी। मैं यहाँ से मैच की कमेंट्री सुन रहा था, रॉन ने कहा, जिसकी आवाज अब हंसी के कारण कांप रही थी। काश अब लूना हमेशा कमेंट्री करे, लूजर्स लड़गी। लेकिन हैरी इतने ज्यादा गुस्से में था कि उसे इसमें हंसने की कोई बात नजर नहीं आई और कुछ समय बाद रॉन की हंसी भी कम हो गई। रॉन काफी देर बाद बोला, तुम्हारे बेहोश होने के बाद जिनी यहाँ आई थी। हैरी की कल्पना में तत्काल एक दृश्य आ गया जिसमें जिनी उसके बेहोश शरीर पर झुक कर रो रही थी और उसके प्रति अपने गहरे प्यार का इजहार कर रही थी, जबकि रॉन उन दोनों को अपना आशीर्वाद दे रहा था। उसका कहना था कि तुम मैच के लिए बिल्कुल समय पर पहुंचे थे। ऐसा क्यों हुआ? तुम तो यहाँ से काफी पहले निकल गए थे। ओह, हैरी ने कहा, जब उसकी कल्पना की तस्वीर चूर चूर हो गई। हाँ, देखो, मैंने मेल्फॉय को 2 लड़कियों के साथ चोरी से जाते देखा था। उन लड़कियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। देखो, यह दूसरा मौका है जब वो बाकी के स्कूल के साथ क्विडिच पिच पर नहीं था। याद है, उसने पिछला मैच भी छोड़ दिया था। हैरी ने आ भरी। काश मैं उसके पीछे गया होता, मैच तो वैसे ही भयंकर था। मूर्ख मत बनो, रॉन ने तीखी आवाज में कहा। तुम मेल्फॉय का पीछा करने के लिए क्विडिच मैच नहीं छोड़ सकते थे? तुम कप्तान हो। मैं यह जानना चाहता था कि उसके इरादे क्या हैं, हैरी ने कहा। और अब मुझसे यह मत कहना कि यह सब मेरा वहम है। मेल्फॉय स्नेप के बीच हुई बातचीत सुनने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने यह कभी नहीं कहा कि तुम्हारा वहम था, रॉन ने कहा और कोहनी के बल उठते हुए हैरी को त्योरियां चढ़ाकर देखा। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है जो यह कहे कि इस जगह पर एक समय में एक ही व्यक्ति किसी चीज की योजना बनाए। तुम तो मेल्फॉय के पीछे बिल्कुल पागल हो गए हो, हैरी। मेरा मतलब है उसका पीछा करने के लिए मैच छोड़ने के बारे में सोचना। मैं उसे वह काम करते हुए पकड़ना चाहता हूँ, हैरी ने कुंठा से कहा। मेरा मतलब है जब वह नक्शे से गायब हो जाता है तब वो कहाँ जाता है? क्या पता, शायद हॉग्समीड, रॉन ने जम्हाई लेते हुए सुझाव दिया। मैंने उसे नक्शे में कभी किसी खुफिया गलियारे में जाते हुए नहीं देखा है। मुझे लगता है कि वैसे भी अब उन गलियारों पर नजर रखी जा रही है। तब तो मुझे नहीं पता, रॉन ने कहा। उनके बीच खामोशी छा गई। हैरी ने अपने ऊपर लैंप की रोशनी के घेरे की तरफ देखा और सोचने लगा, काश उसके पास र्यूफस स्क्रीमग्योर की शक्ति होती। तब वह मेल्फॉय के पीछे जासूस लगा सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से हैरी के पास ऐसा कोई पद नहीं था जिसके अधिकारों का उपयोग कर वो ऑरर्स को आदेश दे सके। उसने डीए के सदस्यों को इस काम में लगाने के बारे में थोड़ी देर तक सोचा, लेकिन एक बार फिर वही समस्या सामने आई कि विद्यार्थियों की क्लासें छूट जाएंगी, जबकि उनमें से ज्यादातर के टाइम टेबल पहले से ही काफी भरे हुए थे। रॉन के पलंग से एक धीमा खर्राटा गूंजा। कुछ समय बाद मैडम पॉम्फ्री अपने ऑफिस से बाहर आईं। इस बार वे एक मोटा ड्रेसिंग गाउन पहने हुई थीं। नींद का नाटक करना सबसे ज्यादा आसान था। हैरी ने करवट ली और सुना कि वे अपनी छड़ी लहराकर चारों तरफ पर्दे लगा रही थीं। लैंप धीमे करने के बाद वे अपने ऑफिस की तरफ लौट गईं। उसने उनके पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी और जान गया कि वे सोने चली गई हैं। हैरी ने अंधेरे में लेटे लेटे सोचा, क्विडिच की चोट के कारण वह तीसरी बार अस्पताल में आया है। पिछली बार दम पिशाचों के आने के कारण वह झाड़ू पर से गिर गया था। इसके पहले प्रोफेसर लॉकहार्ट के फूहड़पन से उसके हाथ की सारी हड्डियां हटा दी थीं। वह अब तक की सबसे ज्यादा दर्दनाक चोट थी। एक रात में हाथ की पूरी हड्डियां के उगने का दर्द भयंकर था और आधी रात को एक अप्रत्याशित आगंतुक के आने से भी वह कम नहीं हुआ था। हैरी तनकर सीधे बैठ गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी पट्टियों की पकड़ी तिरछी हो गई। आखिर उसे समाधान मिल गया था। मेल्फॉय का पीछा करने का एक तरीका था। वह यह कैसे भूल गया था? वह यह पहले क्यों नहीं सोच पाया? लेकिन सवाल यह था कि उसे कैसे बुलाया जाए, यह काम कैसे किया जाता है। प्रयोग करने के लिए हैरी अंधेरे में धीरे से बोला, क्रीचर। खट की एक बहुत जोरदार आवाज हुई और खामोश कमरे में छीना झपटी की तथा चूचू की आवाजें भर गईं। रॉन झटके से जाग गया। क्या हो रहा है?
मैडम पॉम्फ्री भागती हुई वहां ना आ जाए, इसलिए हैरी जल्दी से अपनी छड़ी उनके ऑफिस की तरफ करके बुदबुदाया, ध्वनि दमन। फिर वह अपने पलंग के सिरे पर पहुंच गया ताकि ज्यादा अच्छी तरह देख सके कि क्या हो रहा था। कमरे के बीच में दो घरेलू जिन फर्श पर लोट लगा रहे थे। उनमें से एक ने सिकुड़ा हुआ मेहरून स्वेटर और कई ऊनी जैकेट पहन रखे थे। दूसरा घरेलू जिन एक गंदा पुराना चीथड़ा पहने था जो छोटी सी धोती की तरह उसके पुट्ठों को ढके था। फिर एक और तेज धमाका हुआ तथा पीव्स नाम का भूत कुश्ती लड़ते घरेलू जिन्नों के ऊपर हवा में प्रकट हो गया। मैं देख रहा था पॉटी, उसने नीचे हो रहे लड़ाई की तरफ इशारा करते हुए असभ्य स्वर में कहा और फिर एक जोरदार किलकारी भरी, छोटे छोटे प्राणियों को लड़ते देखो, काट रहे हैं, मुक्का मार रहे हैं। क्रीचर डॉबी के सामने हैरी पॉटर का अपमान नहीं कर सकता। नहीं, वह नहीं कर सकता, वरना डॉबी क्रीचर की जबान काट लेगा। डॉबी ने तीखी आवाज में कहा। लात मार रहे हैं, खरोच रहे हैं, पीव्स खुशी से चिल्लाया, जो अब घरेलू जिन्नों को ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए उन पर चौक के टुकड़े फेंक कर मार रहा था। मारो, खरोचो। क्रीचर अपने मालिक के बारे में जो चाहे कहेगा। ओह हाँ, और वो भी कैसा मालिक, बदसातों का घटिया दोस्त। ओह, बेचारे क्रीचर की मालकिन क्या कहेंगी। क्रीचर की मालकिन क्या कहेंगी यह उन्हें पता नहीं चल पाया, क्योंकि उसी पल डॉबी ने अपना गांठदार मुक्का क्रीचर के मुंह पर जड़ दिया और उसके आधे दांत तोड़ दिए। हैरी और रॉन दोनों ही अपने बिस्तर से उछले और उन्होंने दोनों जिन्नों को अलग अलग कर दिया। हालांकि वे दोनों इसके बाद भी एक दूसरे को लात मुक्के मारते रहे। पीव्स उन्हें उकसाता रहा और चीखता हुआ लैंप के चारों तरफ मंडराने लगा। अपनी उंगलियां उसकी नाक में घुसा दो, उसका सिर खोल दो, उसकी कान खींच लो। हैरी ने अपनी छड़ी पीव्स की तरफ की और जोर से चिल्लाया, जीप तालू। पीव्स ने अपने गले को पकड़ा, थूक गटका और फिर भद्दी मुद्राएं बनाता हुआ कमरे से बाहर उड़ गया। जीप तालू से चिपकने के कारण उसकी बोलती बंद हो गई थी। बहुत बढ़िया, रॉन ने तारीफ करते हुए कहा और डॉबी को हवा में उठा लिया ताकि उसके तेजी से लहरा रहे अंग क्रीचर के शरीर से संपर्क न कर पाए। यह प्रिंस का एक और मंत्र था, है ना? हाँ, हैरी ने क्रीचर की दुबली बाह को मरोड़ते हुए कहा। ठीक है, मैं अब तुम दोनों को एक दूसरे से लड़ने के लिए मना कर रहा हूँ। क्रीचर, तुम्हें डॉबी से नहीं लड़ना है। डॉबी, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें आदेश नहीं दे सकता। डॉबी आजाद घरेलू जिन्न है, वह जिसका चाहे आदेश मान सकता है और डॉबी वह करेगा जो हैरी पॉटर से करवाना चाहता है, डॉबी ने कहा। आंसू अब उसके सिकड़े हुए छोटे चेहरे से स्वेटर पर बह रहे थे। अच्छा तो, हैरी ने कहा और उसने तथा रॉन दोनों ने घरेलू जिन्नों को छोड़ दिया जो फर्श पर गिर गए, लेकिन उन्होंने दोबारा लड़ाई शुरू नहीं की। मालिक ने मुझे बुलाया था, क्रीचर ने टर टर करती हुई आवाज में कहा और झुककर सलाम किया। हालांकि हैरी को उसने जिस तरह देखा उससे यह स्पष्ट था कि वह हैरी की दुखद मौत से ज्यादा कुछ नहीं चाहता था। हाँ, मैंने बुलाया था। हैरी ने मैडम पॉम्फ्री के दरवाजे की तरफ यह जांच करने के लिए देखा कि ध्वनि दमन मंत्र अब भी काम कर रहा था या नहीं। अंदर की खामोशी बता रही थी कि उन्होंने हंगामा नहीं सुना था। मैं तुमसे एक काम करवाना चाहता हूँ। मालिक जो चाहते हैं क्रीचर वही करेगा, क्रीचर ने कहा, जो अब इतनी नीचे झुक गया था कि उसके होंठ उसके पैरों के अंगूठे को छूने लगे थे। क्योंकि क्रीचर के पास और कोई विकल्प नहीं है, लेकिन क्रीचर को अपने मालिक पर शर्म आती है। हाँ, डॉबी वो काम कर देगा हैरी पॉटर, डॉबी चिचियाया। उसकी टेनिस बॉल जितनी बड़ी आंखों में अब आंसू तैर रहे थे। डॉबी हैरी पॉटर की मदद कर सम्मानित होगा। अच्छा, तो मुझे लगता है कि तुम दोनों को ही इस काम पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा, हैरी ने कहा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम ड्रेको मैल्फॉय का पीछा करो। रॉन के चेहरे पर आए हैरानी तथा परेशानी के मिले जुले भाव को नजरअंदाज करते हुए हैरी ने आगे कहा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है और क्या कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम 24 घंटे उसका पीछा करो। ठीक है हैरी पॉटर, डॉबी ने तत्काल कहा और उसकी बड़ी बड़ी आंखें रोमांच से चमकने लगी। और अगर डॉबी इसमें कोई गलती करता है तो डॉबी सबसे ऊंची मीनार से नीचे कूद जाएगा हैरी पॉटर। उसकी कोई जरूरत नहीं है, हैरी ने जल्दी से कहा। मालिक मुझसे सबसे छोटे मैल्फॉय का पीछा कराना चाहते हैं, क्रीचर ने कहा। मालिक चाहते हैं कि मैं अपनी पुरानी मालकिन के शुद्ध खून वाले खानदान के सदस्य की जासूसी करूं। हाँ, हैरी ने एक बड़ा खतरा देखते हुए उसे तत्काल रोकने का फैसला किया। और क्रीचर, तुम पर यह प्रतिबंध है कि तुम उसे न तो कुछ बताओगे न ही उसे कुछ दिखाओगे कि तुम क्या कर रहे हो। उससे बात भी नहीं करोगे, उसे संदेश भी नहीं लिखोगे या उससे किसी तरह से संपर्क नहीं करोगे, ठीक है?
उसने देखा कि क्रीचर उसके दिए निर्देशों में कोई दरार खोजने के लिए छटपटा रहा था। हैरी ने इंतजार किया। एक दो पल बाद हैरी को बहुत संतोष हुआ जब क्रीचर ने एक बार फिर नीचे झुककर सलाम किया और बड़े द्वेष के साथ कहा, मालिक ने हर चीज के बारे में सोच लिया है और क्रीचर को आदेश मानना ही होगा। हालांकि क्रीचर उस मैल्फॉय लड़के का गुलाम बनना ज्यादा पसंद करता। ओह हाँ। तो फिर ठीक है, हैरी ने कहा। मुझे नियमित रिपोर्ट चाहिए, लेकिन मेरे पास आते समय यह देख लेना कि आसपास दूसरे लोग ना हो। रॉन और हर्माइनी के होने से कोई दिक्कत नहीं है, और किसी को भी यह मत बताना कि तुम क्या कर रहे हो। बस जोक की तरह मैल्फॉय से चिपके रहना।